क्रमशः 2 केजी और 3 केजी द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं ए और बी को अलग अलग ऊंचाइयों से गिराया जाता है। धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकेंड और बी को 3 सेकेंड लगते हैं। उसकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे वे धरातल पर टकराते हैं। दो वस्तु का बात हो रहा है, एक का द्रव्यमान है 2 केजी और दूसरे का है 3 केजी, ठीक है। और एक को टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड और दूसरे को टाइम कितना लग रहा है तो 3 सेकेंड। और दोनों के गतिज ऊर्जा का हमको अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 mv², ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और v क्या होता है तो v अंतिम वेग है, v तो अंतिम वेग होता है। और v बराबर फॉर्मूला क्या होता है u प्लस at। यहां तक तो क्लियर है। v बराबर फॉर्मूला क्या होता है u प्लस at। अब ऊंचाई से, अगर किसी ऊंचाई से वस्तु को हम नीचे गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लगेगा। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए। u क्या होता है तो शुरू का जो उसका वेग होता है, शुरू का वेग कितना होगा तो दोनों वस्तु का 0 होगा शुरू का वेग। और g गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है कि दोनों वस्तु का अलग अलग हमको काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो m तो हमको पता है, दोनों वस्तु का द्रव्यमान हमको अलग अलग तो दे दिया है तो m पता है, लेकिन v तो हमको नहीं पता है। तो दोनों वस्तु का पहले v मतलब अंतिम वेग हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a वस्तु के लिए हमको वेलोसिटी अंतिम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, u प्लस gt का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। u का मान कितना होगा तो u का तो मान 0 रहेगा दोनों वस्तु के लिए। और g कितना है तो 10 है। और टाइम कितना लग रहा है पहले वस्तु को तो 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो va का मान मतलब a वस्तु का वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए, 50 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरे वस्तु का भी ऐसे ही हम निकालेंगे, u प्लस gt का फॉर्मूला यूज करेंगे तो u तो 0 रहेगा और g तो 10 और टाइम कितना लग रहा है दूसरे वस्तु को तो 3 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो 10 दिया कितना हो गया 30, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक वस्तु का वेग कितना हो गया, अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया तो 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोनों का हमको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकालना है। तो a वस्तु का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 रहेगा और m मतलब द्रव्यमान कितना है तो 2 केजी है तो 2 हो जाएगा। और v पहले वस्तु का कितना है 50 है तो 50 गुने 50, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, मतलब पहले वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2500 है, ठीक है। 50 और 50 को गुना करेंगे तो 2500 होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वस्तु का हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसके लिए भी 1/2 mv²। तो 1/2 तो रहेगा, m मतलब द्रव्यमान कितना है दूसरे वस्तु का तो 3 केजी है और उसके बाद भी वेलोसिटी कितना है तो 30 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो 30 गुने 30, 2 से कट हो जाएगा 15 बार में, 3 तिहाई 9, 15 नमा 135, मतलब दूसरे वस्तु का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा तो 1350 होगा, ठीक है। एक का हमारा आया काइनेटिक एनर्जी 2500 और दूसरे का हमारा आया 1350। अब वही काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे तो 2500 बट्टा में हो जाएगा 1350, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करेंगे तो 50 बार में कटेगा और 5 से कट करेंगे तो 27 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया 50:27, ठीक है। और ये आपका किस में दिया है सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। इस वीडियो में हम लोग एसएससीजीडी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान से पूछे गए कुल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे फिजिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे और बायोलॉजी से अलग अलग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये 45 दिन का क्लास रहने वाला है जिसका चौथा दिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पर। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थिति चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? 1830 में या 1810 में या 1850 में या फिर 1820 में? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 1820 में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग उत्प्लावन के सिद्धांत की बात करें, उत्प्लावन के सिद्धांत की बात करें तो ये कौन दिए थे तो आर्किमिडीज दिए थे, ठीक है, आर्किमिडीज दिए थे। वहीं अगर हम चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की बात करें, चुंबकीय प्रेरण के नियम का बात करें तो ये कौन दिए थे तो ये माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा। वहीं अगर
परमाणु नाभिकीय मॉडल की बात करें, परमाणु नाभिकीय मॉडल की बात करें तो ये कौन दिए थे? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिकीय मॉडल का सिद्धांत दिया गया था। वहीं अगर हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत का बात करें, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का बात करते हैं तो ये कौन दिए थे? तो ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाइगेंस के द्वारा ये दिया गया था। वहीं अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम का बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम का बात करते हैं या हम अगर गति के नियम का बात करते हैं तो ये सब कौन दिए थे? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये सारा चीज दिया गया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये नियम दिया गया था। कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ 4 घातांकी रूप से बढ़ती है? केपलर का तृतीय नियम या कोपरनिकस का गति का नियम या हबल का नियम या फिर ड्रेक का नियम? तो अगर बात करें तो क्या कह रहा है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ 4 घातांकी रूप से बढ़ती है। तो ये केपलर का तीसरा नियम है। ठीक है, केपलर का तृतीय नियम, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केपलर जो है वो 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम की बात करते हैं तो प्रथम नियम इन्होंने क्या दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये इनका पहला नियम था। ठीक है, परिक्रमा करते हैं, ये इनका पहला नियम है। और अगर दूसरे नियम की बात करें तो इनका दूसरा नियम क्या है? तो इनका दूसरा नियम है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ध्यान रहेगा, ग्रह या और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल और समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, समान क्षेत्रफल तय करती है। ये 2 नियम हुआ। और तीसरा नियम तो आप देख ही लिए हैं क्वेश्चन में, ये तीसरा नियम क्लियर है। तो ये 3 नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी या गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होगी या गतिज ऊर्जा अधिक होगी या फिर गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिक होगी? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। किसी वस्तु को ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी। और अगर सूत्र की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर mgh। क्लियर है। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर d दूरी तय करने वाली m द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए ये मेज है, इसमें d दूरी तय करने वाली m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया हमको कार्य यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर Fs cos थीटा होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, और F बराबर क्या होता है? तो F बराबर तो आप जानते हैं कि F बराबर ma होता है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। ठीक है, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgs cos थीटा। अब ध्यान दीजिए कि ये एक टेबल है और टेबल पे मान लीजिए बुक रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल ये नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा। तो थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया। अब हमको तो यहीं पे कह रहा है कि यहाँ पे कार्य इसका ज्ञात करना है, तो थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे आप फॉर्मूला में देखिए mgs cos थीटा है और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, cos 90 का वैल्यू होता है 0 और 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे W मतलब वर्क कार्य कितना हो गया? तो 0 हो गया। ठीक है, और ये आपका किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे इसमें तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थ में जले हुए स्वाद का आभास होता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, वह एक तापमान है और वो कौन सा तापमान है जिस पर तेल जो है वो जलने लगता है और जलने के साथ साथ उसमें अगर जो भी पदार्थ रखा हुआ रहेगा उसमें जला हुआ स्वाद आपका आ जाएगा, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक तापमान या धूमांक या क्वथनांक या फिर प्रज्वलन तापमान। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, धूमांक। ठीक है, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है और जले हुए स्वाद का आभास होता है वो धूमांक कहलाता है। तो ये धूमांक है क्या आखिर?
समझिए क्लियर अच्छे से कि धूमांक क्या है। तो धूमांक एक तरह का तापमान है जिस पर तेल जो है वो धुआं छोड़ता है। ठीक है, तेल धुआं छोड़ता है। तो तेल धुआं क्यों छोड़ेगा भाई? तेल धुआं क्यों छोड़ेगा? तो अगर तेल का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब तेल अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ज्यादा गर्म होगा तो घर में आप देखते हैं तेल से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो धुआं निकल रहा है मतलब उसमें फैटी एसिड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फैटी एसिड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फैटी एसिड जब टूटता है तो एक्रोलीन नामक एक पदार्थ बनाता है। ठीक है, और इसी एक्रोलीन नामक पदार्थ के कारण जो भी भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ उस तेल में रहेगा उसका स्वाद कैसा आपको दिखेगा? तो कड़वा दिखेगा या झुलसा हुआ मतलब जला हुआ टाइप का आपको स्वाद देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ गए? किसी दिए गए विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अनुपात से डैश प्राप्त होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? विलयन का घनत्व, विलायक का घनत्व या विलेय का घनत्व या अर्थहीन मात्रा या फिर विलयन का घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलेय का घनत्व। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर सांद्रता की हम बात करते हैं, सांद्रता की बात करते हैं तो ये सांद्रता क्या होता है? तो विलायक में घुले हुए जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, उसी को हम उस पदार्थ का या उस विलयन का क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये विलायक आखिर क्या हुआ? तो विलायक जो भी पदार्थ घुलाएगा, मतलब घुलाने वाला जो पदार्थ रहेगा वो विलायक होगा। और अगर हम विलेय का बात करते हैं तो ये क्या होगा? तो घुलने वाला पदार्थ होगा। ठीक है, घुलने वाला पदार्थ होगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पानी में आप चीनी मिलाते हैं। ठीक है, पानी और चीनी आप घोलते हैं, शरबत बनाने के लिए पानी चीनी घोलते हैं, तो पानी में चीनी मिलता है तो पानी यहाँ पे विलायक हो गया और चीनी क्या हो गया? विलेय हो गया। ठीक है, और कितना चीनी घुलेगा वही उसका सांद्रता कहलाएगा। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने पात्रे में संपन्न किस अम्ल और अमोनियम के संयोजन से यूरिया निर्माण के वर्णन को एक पेपर में प्रकाशित किया था? वैलेरिक अम्ल या परक्लोराइड अम्ल या हाइड्रोआयोडिक अम्ल या फिर रासायनिक अम्ल? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक अम्ल। क्लियर है? मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में यूरेनियम को हटाने के बाद पीच ब्लेंड के शेष रेडियोधर्मी घटकों का निष्कर्षण करके किस तत्व को अलग किया था? सीजियम या पोलोनियम या स्ट्रोंसियम या फिर थोरियम? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पोलोनियम। पायरोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। सौर किरणता या वायुमंडलीय दाब या पवन चाल या फिर मेघ छाद? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सौर किरणता। अगर हम बात करते हैं जैसे वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो ये किस चीज में काम आता है? तो विभवांतर मापने में काम आता है। ठीक है, विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर काम आता है। वहीं अगर हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, ये किस चीज में काम आता है? तो ये हृदय की गति मापने में काम आता है। ठीक है, हृदय की गति मापने में काम आता है। वहीं अगर हम डायनेमो की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, रूपांतरित करता है मतलब बदलता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है? तो ये विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। वहीं अगर हम आमीटर की बात करते हैं, तो ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर क्या है कि विद्युत धारा की प्रबलता मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो मापने का काम करता है, और आमीटर का काम है कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है वो मापने का काम करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से किसे अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है लेकिन निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? विलयन या केवल निलंबन
या कोलॉइड और निलंबन दोनों, या फिर केवल कोलॉइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल कोलॉइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, लेकिन निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, कोलॉइड के साथ ऐसा होता है। ये कोलॉइड है क्या, तो ये एक तरह का विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे कि दूध हो गया आपका, दूध क्या है, तो एक तरह का विषमांगी मिश्रण है। और ये जो भी आपका कोलॉइड रहेगा ये टिंडल प्रभाव दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट ये दिखाएगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये दिखाएगा। समझ गए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग क्या कहलाता है, हाइलोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, हाइलोप्लाज्म। क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग, तो ये हाइलोप्लाज्म कहलाता है। अगर हम दोनों में अंतर की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक दोनों में हम अंतर की बात करते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। वहीं अगर हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करते हैं तो ये दोनों में पाया जाता है। वहीं अगर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं, ये सब कोशिका का पार्ट होता है, तो कोशिका भित्ति का पार्ट बात करते हैं तो ये भी दोनों में पाया जाता है। वहीं अगर हम साइटोप्लाज्म का बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये भी दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। ठीक है, राइबोसोम का बात करते हैं, राइबोसोम का बात करते हैं तो ये भी दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। वहीं अगर हम लाइसोसोम का बात करें, लाइसोसोम का बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। वहीं अगर हम गोल्गी बॉडीज का बात करते हैं, गोल्गी बॉडीज का बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। समझ गए। सामान्यतः स्टोन वॉट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है, केल्प या कारा या सार्गेस्म या फिर ग्रेसिलेरिया। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कारा। क्या कह रहा है, स्टोन वॉट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है, तो कारा को प्रायः लोग पौधा समझ लेते हैं। ये कारा क्या है, तो ये हरा शैवाल है। ठीक है, हरा शैवाल है। शैवाल का मतलब क्या होता है, अलगी, तो ग्रीन अलगी है। ठीक है, ग्रीन अलगी है। तो ये शैवाल क्या होता है, आखिर ये शैवाल क्या होता है, ये शैवाल जो है आपका, वो शैवाल आपका क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, स्वपोषी है ये और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये शैवाल कहाँ पाया जाता है, तो शैवाल चाहे वो लवणीय जल हो, लवणीय जल हो वहां भी पाया जाता है, और अलवणीय जल होगा, अलवणीय जल होगा वहां भी ये शैवाल पाया जाएगा। क्लियर है। मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस जो मस्तिष्क में शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है उसका क्या नाम है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या पीत ज्वर वायरस या फ्रांसीसेला टुलारेसिस या फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मच्छर द्वारा तो ये फैलने वाला है वायरस, और वायरस का नाम क्या है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस। लेकिन इसमें होता क्या है, तो इसमें आपको तेज बुखार आएगा, इसमें क्या होगा, तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होता है, सिर दर्द होगा। ठीक है, उल्टी भी आ सकता है, उल्टी आएगा, भ्रम पैदा होगा, मतलब ये समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दौरा भी पड़ सकता है, दौरे पड़ते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, दौरे पड़ते हैं, इंसान कोमा में भी जा सकता है, इस वायरस की वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को, हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न बदल ले तो आपको कोई भी परेशानी न हो। जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती है जिसे डैश कहा जाता है, एंडोडर्म या एक्टोडर्म या प्रोटोडर्म या फिर मेसोग्लिया। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोग्लिया। ठीक है,
क्या कह रहा है कि जंतु कोशिकाएं दो भ्रूणीय परत और एक अविभेदित परत में व्यवस्थित होती है, तो इसको मेसोग्लिया कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एंडोडर्म की बात करें, एंडोडर्म क्या होता है, तो ये आंतरिक परत है। ठीक है, ये आंतरिक परत है और इसमें जैसे कि क्या सब आएगा, पाचन तंत्र आएगा। ठीक है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या सब आता है, जैसे कि अमाशय हुआ आपका, अमाशय पाचन तंत्र में आएगा। वहीं अगर आंत का बात करते हैं तो ये आपका क्या आएगा, पाचन तंत्र में आएगा। ठीक है, यकृत का बात करते हैं, ये आपका पाचन तंत्र में आएगा। वहीं अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, जैसे कि फेफड़ा हो गया आपका, फेफड़ा श्वसन तंत्र में आ जाएगा। और कुछ ग्रंथियां जैसे कि थायराइड ग्रंथि वगैरह जो है, थायराइड ग्रंथि जो है, ये सब विकसित करने का काम किसका है, तो एंडोडर्म का है। ठीक है, एक्टोडर्म का अगर बात करते हैं तो एक्टोडर्म क्या होता है, तो ये बाहरी परत होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक्टोडर्म क्या है, तो ये बाहरी परत होता है। ठीक है, तो बाहरी परत जैसे कि तंत्रिका तंत्र आएगा, तंत्रिका तंत्र आएगा। तो तंत्रिका तंत्र में क्या सब आएगा, जैसे कि मस्तिष्क हो गया आपका, मस्तिष्क हुआ। ठीक है, मस्तिष्क अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी भी होगी, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होगी। त्वचा हुआ आपका, त्वचा हुआ, बाल हुआ। ठीक है, नाखून हुआ, ये सब विकसित करने का काम किसका है, तो एक्टोडर्म का है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं मेसोडर्म का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, मेसोडर्म का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मेसोग्लिया हुआ। लेकिन अगर जैसे हम एंडोडर्म का बात किए हैं, एक्टोडर्म का बात किए हैं, तो अगर हम मेसोडर्म का बात करें तो एक आंतरिक है, एक बाहरी है। तो मेसोडर्म क्या हो जाएगा, ये मध्य परत होता है। ठीक है, मध्य परत होता है। जैसे इसमें क्या सब आएगा, तो मांसपेशियां इसमें आ जाएंगी, मांसपेशियों का विकास इसके थ्रू होगा। ठीक है, हड्डियों का विकास होगा, हड्डियां इसमें आएंगी, हड्डियां। ठीक है, ये सब विकसित यहाँ पे होता है। मनुष्य में टाइफाइड ज्वर के बारे में सही विकल्प का चयन करें। टाइफाइड ज्वर का बात हो रहा है, टाइफाइड फीवर का बात हो रहा है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो कथन एक कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड का कारण बनता है। कथन भी कह रहा है कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जा सकती है। और तीसरा कथन कह रहा है कि टाइफाइड आंतों में छिद्रन का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर बी और सी आ जाएगा। तो बी और सी किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो कथन बी और सी दोनों सही कह रहा है। क्या है टाइफाइड ज्वर के बारे में, तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। और टाइफाइड से क्या होगा, तो आंत में छिद्रन का कारण ये बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।